Assalamu alaikum everyone. Today we are वालेकुम going to सलाम। start the membrane carbohydrate. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसका बेसिक पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है और उसमें कौन कौन उसकी जो मेम्ब्रेन है वो किन किन कंपोनेंट्स से मिलके बनी होती है। तो उसमें जो एक प्रोटीन, जैसे कि हमने देखा था कि तीन मेजर कंपोनेंट्स है जिससे मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। तो उसमें क्या क्या था कि लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम लोग मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। तो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सबसे मेजर कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, देन लिपिड। देन लिपिड एंड देन कार्बोहाइड्रेट। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो कैसे प्रेजेंट होती हैं लिपिड्स के। कोई प्रोटीन जो है लिपिड जो लेयर है, लिपिड वाली लेयर है जो है उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। कोई प्रोटीन्स जो हैं वो ऊपर की सरफेस पे मौजूद होती हैं। तो लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो खाली जो है ना वो सरफेस पे ही मौजूद होता है, वो सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, ना एम्बेडेड होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, वो किसी का हेल्प लेता है। यानी कि या तो वो प्रोटीन से बाउंड होगा या फिर वो किससे बाउंड होगा, लिपिड से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। यानी कि लिपिड से या प्रोटीन से जो वो कार्बोहाइड्रेट बाउंड हुआ है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा। The extracellular surface of the cell membrane is decorated with carbohydrate groups attached to lipids and protein. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस जो मेम्ब्रेन की है वो किस चीज़ से डेकोरेट हुई हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे अटैच हुए हैं, लिपिड से और प्रोटीन से अटैच हुए हैं, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से अटैच नहीं हुए। These carbohydrate chains may consist of 2 to 60 monosaccharides units and can be either straight or branched. जो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स हैं वो क्या मतलब किस पर हैं, कितनी है, मतलब 2 to 60 मोनोसेक्राइड यूनिट्स की होते हो सकती हैं। और वो क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। अच्छा, these short carbohydrates or oligosaccharides are मिस मिस एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड खोलना, मैं थोड़ा नोट कर रहा हूँ पॉइंट्स। जी बस सिर्फ 2 मिनट। ओके, बाद में। ओके मिस, थैंक यू। Okay. These short carbohydrates or oligosaccharides are usually chains of 15 or fewer sugar molecules. जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो चेन्स होती हैं जो लिपिड और प्रोटीन के ऊपर होती हैं वो कितनी बड़ी हो सकती हैं, 15 और फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स में अटैच हो सकते हैं एक चेन में। मीन्स मतलब जो शुगर छोटा सा एक मॉलिक्यूल होता है, हम छोटा सा क्यूब उठाते हैं, वो उसमें कैसे हम पता चलेंगे 15 चेन? कार्बोहाइड्रेट्स की जो बनते कैसे हैं कि शुगर मॉलिक्यूल जो मोनोसैकराइड्स हैं, मोनोसैकराइड्स मानी एक मीन्स एक शुगर मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल मिलके बनेंगे तो वो पॉलीसैकराइड ओलिगोसैकराइड्स होगा। टू से टू से ज़्यादा अगर शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ओलिगोसैकराइड्स। और अगर उससे 10 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या है, पॉलीसैकराइड्स में चले जाएंगे ज़्यादा। जितने बढ़ते जाएंगे ओलिगोसैकराइड यानी फ्यू फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स। मोनोसैकराइड्स मीन्स सिंगल शुगर मॉलिक्यूल और पॉलीसैकराइड मीन मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। मीन्स Oligosaccharides मतलब give a cell identity.
अच्छा, ये स्लाइड खत्म हो जाए फिर पूछ लिएगा, ठीक। Oligosaccharides give a cell identity, means distinguish self from non-self, and are the distinguish factor in human blood types. Oligosaccharides क्या होते हैं कि वो सेल को एक आइडेंटिटी देते हैं, यानी कि हर सेल जो है ना वो हर जो ऑर्गन का सेल है वो एक दूसरे ऑर्गन के सेल से डिफरेंट होगा। किसकी वजह से? ओलिगोसैकेराइड्स की वजह से। जो जो ये शुगर मॉलिक्यूल जो प्रोटीन और लिपिड के ऊपर मौजूद हैं, ये हर ऑर्गन के, हर स्पीशीज के डिफरेंट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो उसकी वजह से वो क्या कराएंगे, पहचाने जाएंगे कि वो ये बॉडी के सेल्स हैं या फिर नहीं है। जैसे कि उसकी वजह से ह्यूमन मैम ये ब्लड भी ब्लड जो होता है वो ब्लड टाइप्स होती है। ह्यूमन ब्लड टाइप, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप्स होता है ए बी, किसी का होता है ए बी और किसी का ओ ब्लड ग्रुप। इस तरीके से जो उसके इस ये जो डिस्टिंग्विश हुआ हुआ है ब्लड का, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे। तो ये किसकी वजह से हुए हुए हैं? ये हुए हुए ओलिगोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ये डिस्टिंग्विश हुई हुई है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि जो ब्लड सेल्स है उसके ऊपर क्या मौजूद है, एंटीजन, उसमें वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। उसकी वजह से जो है ना सबका ब्लड ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे किसी का ए होता है, किसी का बी होता है। Along with membrane protein, these carbohydrates form distinctive cellular markers that allow cells to recognize each other. वही बात है यहाँ पर कि सेल कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक डिस्टिंक्टिव सेलुलर मार्कर्स के तौर पर काम करते हैं, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करते हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सकें। These markers are very important in the immune system, allowing immune cells to differentiate between body cells which they shouldn't attack and foreign cells or tissue which they should. अब इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इम्यून सिस्टम में क्या, जो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में क्या है, जो वाइट ब्लड सेल्स में जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, जो बॉडी का पार्टिकल नहीं है, बॉडी का फॉरेन पार्टिकल्स है जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो फिर वो क्या कर, उनका काम क्या होता है कि वो उनको किल करने का उनका काम होता है। तो जब कोई वो उनके उनकी कोई आइडेंटिटी होगी कि वो बॉडी से अलग है सेल या बॉडी का सेल है, तभी तो वो उसको किल करेंगे ना। तब तो उनके पास क्या है कि वो किससे पहचानते हैं कि ये बॉडी का सेल है और ये फॉरेन पार्टिकल है। जैसे ही उन्हें पता, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं उसकी वजह से वो पहचानते हैं कि ये बॉडी का सेल नहीं है। जैसे ही वो कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो वो क्या देखेंगे कि ये तो भाई बॉडी का पार्टिकल नहीं है, इसको हमें किल करना है और इसके खिलाफ एक्शन लेना है। तो फिर वो वैसे ही मैडम वो टी सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो उन बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स को किल करते हैं। जी मिस, लेकिन इसका काम तो आइडेंटिफिकेशन करना है सेल की और एक दूसरे को उसकी फेस अलग करना है, मतलब उसका अलग शक्ल होगी दूसरी सेल की अलग हो गई थी। इसका काम तो ये है, लेकिन ये दूसरा वर्क कैसे परफॉर्म करेगा फिर? मतलब जो भी फॉरेन एंटीजन आएगा बॉडी में जो कि चेंज होगा, उसकी नहीं, तो उसका बस सिग्नल तो हमें ग्लाइकोप्रोटीन देंगे। आइडेंट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। देखो, आइडेंटिटी तो मिल गई ना उसको, कि पता तो चल गया ना कि उसको ये फॉरेन पार्टिकल है। बाकी फिर उसका फंक्शन अलग हो जाएगा। सिर्फ जी, पहचानना तो है ना उसको कि खाली मतलब ये अपने सेल की भी आइडेंटिटी करेगा और आउटसाइड का जो आएगा उसकी भी करेगा। अपने सेल को तो वो पहचानता है कि ये जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट मार्कर्स जो है इसके ऊपर, इससे वो पहचान लिया उसने, अपने सेल को तो पहचानता है। लेकिन अगर वो जो दूसरा सेल आएगा उसके ऊपर तो डिफरेंट होगा,
उसके ऊपर तो वो नहीं मौजूद होगा, तो वो फिर उससे पहचान जी। जाएगा कि ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है, ये आउटसाइड देन फिर फॉरेन वो इम्यून पार्टिकल है। सिस्टम को एक्टिवेट करेगा फिर वो ताकि वो इम्यून से एंटीबॉडीज बनाए। हाँ, वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और फिर बाकी जो फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम में वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जी जी। टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इसमें क्या कौन कौन से हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड के साथ अटैच होगा उसको बोलते हैं कि ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, ये प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली बाउंड होता है और फिर उसके बाद वही एक्सोप्लाज्मिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली सरफेस पे मौजूद होता है ये। एंडोप्लाज्म में नहीं मौजूद होता है, यानी कि सेल के अंदर मौजूद नहीं हो सकता, ये सेल के बाहर वाली सरफेस पे ही मौजूद होता है। वहीं यहाँ पर भी वही बात है कि ग्लाइकोप्रोटीन प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड हैव इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि एक लेयर फॉर्म कर लेता है सेल के ऊपर ना पूरी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है ना सेल की प्रोटेक्शन हो जाती है। और उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सेल एडिशन। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन इसका जो है ना एक और फंक्शन ये क्या है कि सेल एडिशन में काम करता है। यानी कि सेल एक सेल से दूसरे सेल के बाइंडिंग में भी काम करता है। कि वो कैसे काम करता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है, लैक्टिन प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है लैक्टिन प्रोटीन। वो लैक्टिन प्रोटीन जो है वो क्या है कि वो जो किसको अट्रैक्ट करता है, किससे बाइंड करता है, वो एफिनिटी, उसकी एफिनिटी किससे है, कार्बोहाइड्रेट से बाइंडिंग करने की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो लैक्टिन प्रोटीन है वो एक सेल में लैक्टिन प्रोटीन है, वो दूसरे सेल में जो है वो किससे बाइंड, एफिनिटी है उसकी कार्बोहाइड्रेट से, तो वो किससे वो जल बाइंड कर जाएगा दूसरे सेल पे जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उससे वो बाइंडिंग में बाइंड कर देगा। तो वैसे आपने कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर देता है, लेकिन सेल तो जो है सेल मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर स्ट्रक्चर है, मतलब 2 लेयर्स होती हैं उसकी, तो ये तीसरी लेयर की फॉर्म करेगा। लेयर नहीं, टाइप ऑफ लेयर, मतलब पूरे सेल पे मौजूद होता है ना ये प्रोटीन के ऊपर और लिपिड के ऊपर। जो इसकी चेन है ना वो पूरे पूरे उसमें फैली हुई होती है ना पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मैम इस ये मेम्ब्रेन पे परमानेंटली जो है ना होता है या तो पार्शियली? नहीं, ये मौजूद होते हैं परमानेंट। जी, मतलब मिस ये का ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इसके टाइप्स हैं, और खुद जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो आइडेंटिफिकेशन का कर रहा है, और जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स है ये एंटीजन के लिए मतलब सेल को सिग्नल देने में मदद करते हैं, यही है। और सेल बॉन्ड बॉन्ड करने में भी, जैसे आपने हम्म। बताया लेक्टिन प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट सेल बॉन्ड होता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फंक्शन यही है। तो बेसिक में ही दोनों प्रोटीन आते हैं ना, हम्म, कार्बोहाइड्रेट वो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं यहाँ पर, जो प्रोटीन के साथ अटैच है और लिपिड के साथ अटैच है, दोनों का एक फंक्शन एक ही है। जी। ग्लाइकोलिपिड्स में भी यही है कि ग्लाइकोलिपिड्स में जो है ना वो भी कार्बोहाइड्रेट पोर्शन फेसेस द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उसकी एग्जांपल में क्या है कि ग्लूकोसाइल सेरिब्रोसाइड इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ग्लूकोसाइल सेरिब्रोसाइड क्या है, वो भी एक ग्लाइकोलिपिड है। उसमें क्या है कि एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल शॉर्ट चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे अटैच है, लिपिड से अटैच है, उसको ग्लाइकोसाइल सेरिब्रोसाइड बोलते हैं। इसी क्या इसका मतलब क्या है, मतलब ये किस लिए काम आता है ये?
ये ग्लाइकोसाइड? उसका फंक्शन यही है, डिफरेंट फंक्शन यही, तकरीबन यही फंक्शन है सबके, लेकिन उसका मतलब एक अलग कैटेगरी है, मतलब ग्लूकोसाइड जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट हो जाता है उसका। Gangliosides is membrane of many nerve cells. गैंग्लियोसाइड्स क्या होते हैं? गैंग्लियोसाइड्स जो है वो वो जो उसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है, वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद होती हैं नर्व सेल्स में। जैसे मिस यहाँ प्रीवियस पर में एक लाइन आपने एक्सप्लेन नहीं करी, ब्लड ग्रुप एंटीजन, ये समझ में नहीं आया। ब्लड ग्रुप एंटीजन आर ग्लाइकोलिपिड्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये थोड़ा समझा दें प्लीज। हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप एंटीजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। वही ब्लड ग्रुप एंटीजन यानी कि वही ABO सिस्टम जो होता है ब्लड ग्रुप में, वो मैम वो तो कार्बोहाइड्रेट्स बताया था ना, वो तो आइडेंटिफिकेशन करेगा खुद ही, तो इस सूरत में करेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स या हाँ लिपिड्स की। ग्लाइकोलिपिड्स जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म वो प्रेजेंट ही इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना मेम्ब्रेन के अंदर। जी 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 ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा? ये प्रोटीन है, इसके ऊपर जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है। इस तरीके से ये लिपिड, यहाँ पर ये ग्लाइकोलिपिड में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये यहाँ पर ये ब्रांच्ड है, ब्रांच कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक और होते हैं कि प्रोटियोग्लाइकेंस, प्रोटीन दैट आर हैविली ग्लाइकोसाइलेट। जो प्रोटियोग्लाइकेंस है वो क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वहाँ पर उसकी परसेंटेज जो है वो प्रोटीन से ज़्यादा है यहाँ पर मौजूद जो है ना। जैसे यहाँ पर एक प्रोटीन है, उस पर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो चेन है वो बहुत सारी चेन्स जो है ना वो अटैच हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटियोग्लाइकेंस। जबकि यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन के ऊपर जो है ना कार्बोहाइड्रेट की फ्यू ब्रांच्ड अटैच है ना, फ्यू चेन मतलब फ्यू मॉलिक्यूल्स जो है शुगर मॉलिक्यूल्स उस पर अटैच हैं यहाँ पर। जबकि प्रोटियोग्लाइकन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो प्रोटीन है उसके ऊपर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है सब टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड कंटेनिंग द अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसीन। अच्छा, ये जो लिपिड्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, स्फिंगो फॉस्फोलिपिड। तो इसमें ये अभी जो लिपिड का आगे हम लोग एक सेशन और करेंगे तो फिर उसमें आप लिपिड्स की टाइप्स पढ़ेंगे तो वो देख लिएगा। वैसे ये जो पीछे स्लाइड में ग्लैक्टोज वगैरह थे ये हमें शो करने लाजमी होंगे? नहीं ये तो बताया हुआ खाली के यहाँ पर के मार्कर डायग्राम समझने के लिए। मिस ये स्फिंगोसिन क्या है? मैं अमाइनो अल्कोहल तो समझ आता है, स्फिंगोसिन फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको स्फिंगोसीन, उसकी बात हो रही है।
अच्छा, asymmetric distribution of membrane carbohydrate. The distribution of carbohydrate in the cell membrane is asymmetric. Means जो कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, बाई लेयर है. उसको अगर हम लोग एक मतलब कट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो एसिमेट्रिकल है. मीन्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिर्फ उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर ही मौजूद हैं, वो इंटरसेलुलर सरफेस में मौजूद नहीं है. तो इसकी वजह से क्या है कि जो सिमेट्रिकल में क्या सिमेट्रिकल क्या होता है कि जो मतलब अगर उसको बीच से कट करें तो उसमें क्या हो कि मिस वो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर होता है जिसके जैसे कि हमारी बॉडी है, अगर हम लोग उसको सेंटर से कट करेंगे तो क्या होगा कि हम दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड होगी हमारी बॉडी. तो क्योंकि दोनों हाथ एक एक हाथ मतलब हर चीज हर ऑर्गन जो है ना सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा. इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट की लेयर को अगर हम लोग कट करेंगे तो वो एसिमेट्रिक है. मीन्स ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिर्फ अपर सरफेस पे मौजूद हैं, लोअर सरफेस पे नहीं है. और जो प्रोटीन्स है उसकी वजह से द एक्स्ट्रा इसलिए सेल ये समझ नहीं आया सिमेट्रिकल का अपर सरफेस से क्या लेना देना, क्योंकि ये तो इसकी नेचर है ना. भाई जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगी ना दो पार्ट्स में, अगर दो पार्ट्स में हम उसे कट किया तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई. कार्बोहाइड्रेट इक्वली डिवाइड हो जाएंगे दोनों जगह. में एसिमेट्री लिखा है तो नहीं होंगे हाँ तो नहीं होंगे ना. मैम, लेकिन आप कह रही हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा अपर लेयर पे मौजूद होता है, तो ये समझ में नहीं आया कि अपर लेयर की वजह क्या है जो इसको एसिमेट्रिक नेचर दे रहा है. एक्स्ट्रा सरफेस में ऐसा है क्या जो कार्बोहाइड्रेट एसिमेट्रिक, अगर इनसाइड होता तो सिमेट्रिक होता. इन दोनों में confusion. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पूरी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं है ना, एसिमेट्रिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर. अच्छा मैं समझ गया, मतलब आपने ये कह रही है कि एक्स्ट्रा अपर लेयर पे मौजूद है, ठीक है, और नेचर उसकी एसिमेट्रिक है, तो इसका कोई लेना देना तो नहीं है ना अपर से कि ये अपर मौजूद है तो इस वजह से ये इसकी नेचर ही है, या पहले से इसकी नेचर ही यही है. नहीं, जब ये मौजूद है तो जब ही तो जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही तो है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती मेम्ब्रेन की. अगर अच्छा, मतलब मेम्ब्रेन की भी नहीं हो सकती, वो भी एसिमेट्रिक ही होगी हाँ अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो. मेम्ब्रेन भी जी. जी, चलिए ठीक. The extracellular phase of the membrane is contact with the extracellular fluid. जो एक्स्ट्रासेलुलर फेज ऑफ मेम्ब्रेन है वो किससे कांटेक्ट करती है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से. जो सेल के बाहर जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उससे जो है ना वो कांटेक्ट करती है. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है उसके अंदर वो पता है आप लोगों को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्लूइड होता है जिसमें प्रोटीन्स वो पाए जाते हैं वो, है, क्या मतलब. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो एक फ्लूइड ही है ना, मोज़ेक फ्लूइड हाँ मॉडल. पूरा उसमें सही. प्रोटीन्स होते हैं, हमें वही बोलेंगे ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो अप एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको. एक्स्ट्रासेलुलर या फ्लूइड जो फिर सेल के बाहर वाला एरिया जो होता है, सेल के बिल्कुल जी बाहर, जी जी मैं वही कह रहा हूँ. उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो डिफ्यूज आउट होते हैं कैपिलरीज के जरिए. जब सेल को नीड होती है तो उसको वो अपटेक कर लेता है वहाँ से. The extracellular side of the membrane contain oligosaccharides that distinguish the cell as cell. अच्छा टीचर, वन मोर कंफ्यूजन के कार्बोहाइड्रेट्स जो है ओलिगोसेक्राइड्स का है, मतलब 15 शुगर मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, जो प्रीवियस हमने बताया था। हम्म। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, अब इसमें भी ग्लाइक आ रहा है, मतलब इसमें भी शुगर आ रहा है, तो ये किस फॉर्म में होगा? ये भी ओलिगोसैकेराइड होगा या मोनोसैकेराइड होगा? नहीं, ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में मौजूद होगा। और जो प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ना, वो यहाँ पर जो जी, बताया था ना, प्रोटियोग्लाइकेंस जो है, या ये पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं यहाँ पर, मैनी चेन्स ऑफ हम्म, कार्बोहाइड्रेट। जी, थैंक यू। और जो वैसे जो है ना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स पे क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स ही मौजूद होते हैं। It also contain the end of integral protein that interact with signal from the other cell and sense the extracellular environment. इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर भी मौजूद होते हैं। इसमें क्या है कि वो इंटरेक्ट करते हैं अदर सेल्स से और एंड सेंस द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। तो इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें सारे इंटीरियर सेल के अंदर मौजूद है। अब दूसरा सेल को ये अपने पास इंटरेक्ट करते हैं, दूसरा सेल आता है और फिर उनसे एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के तहत, एक सेल के तहत वो सेल डिवीजन होती है, यही? सेल डिवीजन नहीं, सेल इंटरेक्शन। सॉरी, इंटरेक्शन। हाँ। जैसे यहाँ पे भी लिख दिया गया है कि सेल मेम्ब्रेन आर जनरली एसिमेट्रिकल। सेल मेम्ब्रेन जनरली क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। इस सेल मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पर दिखाई गई, यानी ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, और ये यहाँ पर जो है ना, ये साइटोप्लाज्म स्पेस है। यहाँ पर क्या है, साइटोसोल। साइटोसोल तो पता है ना क्या होता है? क्या चीज मिस? साइटोसोल, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। नो मिस, मुझे नहीं पता। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं बहुत सारी, उसके अलावा ऑर्गेनेल्स के एक्सेप्ट ऑर्गेनेल्स जो एरिया होता है, उस लिक्विड एरिया जो होता है, पोर्शन होता है सेल का, इंटरेस्ट अंदर सेल के अंदर, उसको साइटोसोल बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा एरिया होता है। हम्म। अच्छा, phospholipids and glycolipids are distributed asymmetrically in the plasma membrane lipid bilayer. फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो क्या है कि एसिमेट्रिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ऑल द ग्लाइकोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर इन द एक्सटर्नल मोनोलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो क्या है कि वो एक्सटर्नल मोनोलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, एक लेयर में। Cholesterol is distributed almost equally in both monolayers. ये जो यहाँ पर दिखा रखा है, ये कोलेस्ट्रॉल पूरी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, दोनों लेयर्स में। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है, वो भी एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है। मीन जो उसका जो OH, आगे मैं दिखा दूँगी स्ट्रक्चर, तो उसका जो OH पार्ट है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है। बाकी जो उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो वो जो OH पार्ट है वो किससे अटैच, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड से। और बाकी जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या है कि वो सेल के, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेपरेट हो जाएगा। इस एक सवाल था, अलग था एक। मिस, पहले एक दफा हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है ना, बायो लेयर, जी।
अब उनके बीच में भी एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत रेयरली फाउंड होता है, इतनी आसानी से फाउंड नहीं होता, वो उनके बीच में होता है। बीच में होता है एक, जी, दोनों लेयर के बीच में। नहीं, मैंने हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इंट्रीगल प्रोटीन्स होते हैं जो वो क्या कर वो या इंट्रीगल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं पूरी लेयर को, वो वाले प्रोटीन उसकी बात कर रहे हैं हम। नो मैम, एक दूसरा भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो जस्ट एक बीच में, जैसे सिर्फ दो इन बाय लेयर के बीच में होता है सिर्फ। यार उसकी बात तो नहीं कर रहे जो उससे कोई जर्क वगैरह से बचाता है उसको? लिपिड बाउंडेड प्रोटीन कहते हैं उसे। वो हाइड्रोफोबिक पार्ट में जो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रहे हैं। मिस, फिर मैं क्लास के बाद आपको स्ट्रक्चर भेज दूंगा, फिर आप समझा दीजिए। जी ठीक है। मिस आप क्लास में ही समझाइएगा जी ठीक है। ताकि हम भी समझ सकें। अच्छा, आखिर में ये बस ये रोल है कि द रोल ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। Cell to cell recognition is a cell's ability to distinguish one type of neighboring cell from another. ये यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एक सेल दूसरे सेल को डिस्टिंग्विश करेगा with the help of carbohydrate. Cell recognize other cells by binding to molecules often containing carbohydrate on the extracellular surface of the plasma membrane. वही के सेल रिकॉग्नाइज करेगा और फिर बाइंड करेगा उस मॉलिक्यूल्स से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगे। वही मैंने जो बताया था कि लेक्टिन जो प्रेजेंट होता है एक सेल पे और दूसरे सेल, तो वो किस दूसरे सेल की जो कार्बोहाइड्रेट है उससे बाइंड करने की एफिनिटी रखता है। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट यूजुअली प्लेज एन important role in cell to cell recognition. They are usually short branch chains of fewer than 15 sugar unit. यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, और शॉर्ट चेन होती हैं, ब्रांच हो सकती हैं, और फीवर देन 15 शुगर यूनिट्स हो सकते हैं। लिपिड से बाउंड होती हैं तो ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन से बाउंड होती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन। The carbohydrates on the extracellular side of the plasma membrane vary from species to species, among individuals of the same species, and even from one cell type to another in a single individual. जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, वरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, स्पीशीज भी अलग होती हैं। इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल हैं उसमें भी डिफरेंट होती हैं, और हत्ता के एक सेल टाइप से दूसरे सेल टाइप की कार्बोहाइड्रेट भी डिफरेंट होती हैं। They are used to identify a type of cell if exploited by virus, then virus gains the entry. वायरस जो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो कैसे पहचानते हैं कि इस सेल पे टारगेट करना है, वो भी किससे टारगेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं ये वाली क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास ज्वाइन करेंगे। लव। अल्लाह।